हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एल आर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की अमेजिंग सी दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर, उनको हल करने के लिए अजीबोगरीब ट्रिक्स एंड साथ ही साथ आपको मिलेगा यहाँ पर पे कुछ अमेजिंग सा विजुअलाइजेशन के साथ साथ आपको अमेजिंग से फैक्ट्स सुनने मिलेंगे, यहाँ पर पे देखने मिलेंगे। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ इस क्लास की आप फीस जो कि होती है लाइक एंड शेयर, उसे आप पेड कर दीजिए, यानी कि आप लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने पास जितने भी ग्रुप हैं, साथ ही साथ जिससे कि इन लाइक और शेयर से मेरा मोटिव बना रहे। और साथ ही साथ बताइए कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 11th का, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने इसका इतिहास जाना, जिसमें हमने सबसे पहले जो है कणाद की थ्योरी जानी। कणाद की थ्योरी के बाद हमने स्टार्ट किया अपने परमाणुवाद के जनक जो कि है सर जॉन डाल्टन, उनके परमाणु मॉडल पढ़ा। परमाणु मॉडल उनका पढ़ने के बाद हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो थॉमसन ने की। अर्थात हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद हमारी बारी आई सर रदर गोल्डस्टीन सर के परमाणु मॉडल, जिसके द्वारा हमें प्रोटॉन की जानकारी मिली। और प्रोटॉन की जानकारी से हमें प्राप्त हुआ कि परमाणु एक उदासीन कण है। उसके बाद हमें नाभिक की खोज के बारे में पता चला, जो कि सर रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड की के बाद हमें न्यूट्रॉन के कण प्राप्त हुए। अब हम यहाँ तक तो पता कर लिए थे। उसके बाद हम एक ट्रिक, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी पिछले ही शॉर्ट्स में, जो थी गोप्र नर नाच इथपड इथपड गोप्र नर नाच इथपड, जहां हर शब्द का एक अक्षर किसी परमाणु के किसी कण की ओर तथा दूसरा अक्षर उनके खोजकर्ता की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, ये तो हम जान चुके हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम आगे पढ़ने वाले हैं बोर की थ्योरी। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जो परमाणु मॉडल लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उनका अभी तक हमें जितने भी परमाणु मॉडल प्राप्त हुए, उनमें किसी परमाणु के किसी नए कण के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। लेकिन हमें जो बोर का परमाणु मॉडल है, उसमें किसी नए कण की जानकारी प्राप्त ना होकर के परमाणु के स्थायित्व की जानकारी प्राप्त होती। वैसे तो सर रदरफोर्ड के भी परमाणु मॉडल में हमें परमाणु के स्थायित्व की जानकारी प्राप्त होती, लेकिन वो फिर भी उसमें कुछ कमियां थी, और जिसके कारण परमाणु स्थायी नहीं माना गया। तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सर बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया। उससे पहले हमें ये तो जानने की कमियां क्या क्या थी। तो जो सर रदरफोर्ड थे, उन्होंने जो बताया कि परमाणु स्थायी है, परमाणु नहीं, आप कीजिए, क्या दिक्कत आ रही है भाई। हाँ, जो आपका नाभिक है वह स्थायी है, जो कि एक गोलाकार, इस तरीके से गोल आकार का है और छोटा सा है। बड़ी दिक्कत बन रही है इस चौक से, तो फिर भी अब आज आपको ना दिखे, कम दिखे तो सॉरी, क्या है आज थोड़े कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन घूमते हुए कण है, तो उन्होंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और एक वृत्ताकार मार्ग में घूम रहे हैं। लेकिन उन्होंने अब उसके ना ही त्रिज्या के बारे में बताया, ना ही उनकी एनर्जी के बारे में बताया, ना उनके वेग के बारे में बताया। तब मैक्सवेल जैसे कुछ वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इन सभी के बारे में सिर्फ इतना ही कहा कि यदि इनकी त्रिज्या, वेग और ऊर्जा का से स्थिर ना हो, तो इनके जो कि गतिशील कणों में होता है कि जो ऊर्जा है वह घटते जाती है, और ऊर्जा घटने के कारण त्रिज्या भी घटेगी, और त्रिज्या घटेगी तो और आकर्षण बल के कारण उनका वेग जैसे जैसे नाभिक के पास में आएगा तो वह अधिक होता जाएगा। ये तीनों बातें कही। और जैसे ही नाभिक जैसी ऊर्जा पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल के कारण नाभिक में ही समा जाएगा। कहाँ समा जाएगा? नाभिक में, जिस कारण एक परमाणु अस्थायी हो जाएगा।
और जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी ना होकर के स्थायी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यही सबसे मुख्य कमी थी रदरफोर्ड सर्किल परमाणु मॉडल की। तो इसी कमी को दूर करने के लिए बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया जिसे सर नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो इस मॉडल को जब हमने जो भूमिका बताई है उसी के आधार पर उन्होंने अपने कुछ अभिग्रहित बताए। उन अभिग्रहितों में सबसे पहला अभिग्रहित यह था कि जो इलेक्ट्रॉन है वह वृत्ताकार गति में गति करता है, वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। और यह मार्ग बहुत ही यानी परमाणु के केंद्र की अपेक्षा में काफी बड़ा होता है। परमाणु का केंद्र अर्थात नाभिक की त्रिज्या हमने जो कि बताई हुई थी आपको कि 10⁻⁻15 मीटर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन इससे कुछ 10 गुना 100 गुना ज़्यादा त्रिज्या पर घूमता है। फिर दूसरी बात की जो परमाणु है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी अनिश्चित कक्षाओं में या फिर अनिश्चित जगहों पर ना घूम करके एक निश्चित कक्षा पर घूमेंगे या फिर निश्चित स्थान या फिर निश्चित वृत्तीय मार्ग पर घूमेंगे। उन्होंने कहा तो वृत्तीय मार्ग में, लेकिन एक निश्चित वृत्तीय मार्ग में, जो कि यह इस मार्ग में एक मुख्य बात जो होगी वह यह होगी कि MVR यानी कि बराबर L जिसे हम कहते हैं कोणीय संवेग। हाँ, कोणीय संवेग का मान जिसमें h/2π के बराबर होगा, h/2π का पूर्ण गुणज होगा। तो यह अब यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वह एक निश्चित कक्षा पर घूमेगा जो कि जिसका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज होगा। और वह पूर्ण गुणज को यहाँ पर n से डिनोट किया जाता है। और यह इस n का मान 1 2 3 अर्थात KLM यानी 1 2 3 या इन्फिनिटी तक जाएगा या फिर KLM यानी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो यह होता है इसका मान। फिर तीसरा अभिग्रहित यह था कि तो दोस्तों जैसे कि हम जान चुके हैं कि जो h/2π के पूर्ण गुणज में होगा तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में गति करेगा। उसके बाद अगली जो उन्होंने अपनी परिकल्पना दी वह परिकल्पना यह थी कि प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन, अब हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट करेंगे? हमेशा E और E के ऊपर माइनस चार्ज, स्मॉल e और उसके ऊपर माइनस चार्ज। तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित ऊर्जा होगी और जो कि ना तो क्षय होगी और ना ही उसकी जो ऊर्जा में वृद्धि होगी, अर्थात जो ऊर्जा पहले से बनी हुई है वही ऊर्जा बनी रहेगी। इसके बाद जो अगला उन्होंने परिकल्पना दी, अगली परिकल्पना के अनुसार जो निश्चित ऊर्जा या निश्चित कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अगर से ऊर्जा दी जाए, अगर से इसमें ऊर्जा देंगे हम, जैसी ऊर्जा देंगे, ये तो हमने देख ली कि जो निम्न स्थिति में है तो वह उसकी ऊर्जा एकदम समान बनी रहेगी। लेकिन अब हम अपने तरफ से अगर से एक्स्ट्रा ऊर्जा देते हैं तो क्या होगा? अब तो हम अपने तरफ से एक्स्ट्रा ऊर्जा देंगे तो मान लीजिए कि यह एक नाभिक है, यह एक नाभिक है। उसके बाद जैसे ही हम ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो यह पूरा सिद्धांत तो या फिर परमाणु मॉडल दिया बोर सर ने, तो यह पूरा बोर परमाणु मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2+ अर्थात जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन युक्त यानी एक इलेक्ट्रॉन युक्त जो परमाणु है उन्हीं के लिए लागू होता है। अब आप समझ ही चुके होंगे कि यह किन परमाणु पर लागू होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन युक्त जो परमाणु होते हैं या आयन होते हैं उन पर
लागू होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+। तो जो वह एक इलेक्ट्रॉन है वह आप अधिकतम टाइम देखेंगे कि वह अपने पहली ही कक्षा में पाया जाएगा। तो ये पहली कक्षा तो मतलब उसकी निम्न कक्षा, और ये उच्च ऊर्जा वाली वो उच्च ऊर्जा स्तर। जैसे ही आप अपने तरफ से ये ऊर्जा दिया आपने, क्या दिए? ऊर्जा। तो यह ऊर्जा प्राप्त कर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा से उठ करके अगली उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है, अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और वो इसमें जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यह इसकी निम्न ऊर्जा स्तर है, जबकि यह उसका उच्च ऊर्जा स्तर है। और यहाँ पर पे वह 10⁻⁸ सेकेंड, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, पलक भी नहीं झपकाएंगे, और उतने भर में वह जा करके रिटर्न आ जाएगा। 10⁻⁸ आपको जानते हैं कि कितना कम समय होता है, 1 सेकेंड ही आपके लिए बहुत कम समय होगा। तो उसका 10⁻⁸ या फिर 10⁸ गुना कम समय, इतने कम समय में वह ऊपर जाकर के रिटर्न आ जाता है। इस इतने सबका और अनुभव किया उन्होंने। इसके बाद जो अगली जो परिकल्पना दी, इस परिकल्पना को आप समझ गए कि जो परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर गति करता है तो उससे जब ऊर्जा दी जाती है तो वह अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उठ करके उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उठ करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। साथ ही साथ अगले की जो थ्योरी है या फिर अगली परिकल्पना उन्होंने जो दी, उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो उसे दी जाती है, वह जो यहाँ पर ऊर्जा जो दी गई, यह क्वांटा के रूप में अवशोषित कर लेता है। किस रूप में अवशोषित कर लेता है इलेक्ट्रॉन? क्वांटा के रूप में। और जब वह रिटर्न आता है, जब रिटर्न आएगा तो वह इसी जितनी ऊर्जा, मान लो आपने, मान लो 4 जूल मान लो, तो आपने ऊर्जा दी, आप 4 जूल या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप अपने तरफ से किसी एक स्पेशल ऊर्जा मान सकते हैं। तो आपने किसी एक ऊर्जा को दी है इनमें से, मान लो आपने 4 जूल दी, तो 4 जूल ऊर्जा को अवशोषित करेगा और 10⁸ सेकेंड वह उच्च ऊर्जा स्तर पर रुकेगा, और उसके बाद दोबारा रिटर्न आएगा तो एक कलर के साथ, रेड, वाइट, हम मान लें कि रेड कलर छोड़ रहा है, रेड कलर छोड़ते हुए एक अपना स्पेशल कलर होता है हर परमाणु का, हर तत्व का। ये अब आप आगे चल करके पता करेंगे। तो मान लीजिए आप यहाँ पर रेड कलर छोड़ रहा है और वहाँ दोबारा से रिटर्न आते समय 4 जूल ही ऊर्जा को उत्सर्जित कर देगा। यही ये पांचों जो परिकल्पना थी, ये 5 परिकल्पना बोर सर द्वारा दी गई थी। इन 5 परिकल्पना को मैं एक बार दोबारा से आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने यह कहा कि जो परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय गति करते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करते हैं, वृत्तीय गति। दूसरे जो परिकल्पना कही उसके अनुसार जो वृत्तीय गति है, जो इन्हीं वृत्तीय मार्ग को उन्होंने क्या कहा? कक्षा कहा। क्या कहा? कक्षा। क्या कहा? कक्षा। वृत्तीय मार्ग को कक्षा कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो यह कक्षा है यह कोई अनिश्चित नहीं होती है, यह और इलेक्ट्रॉन किसी भी अनिश्चित कक्षाओं में गति ना करके उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिनका कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? h/2 का पूर्ण गुणज होता है, जिसे हमने पूर्ण गुणज को n से डिनोट किया। और n का मान हमने क्या बताया था? 1, 2, 3, अर्थात एक पूर्ण संख्याएं होती हैं जिसमें n इज नॉट इक्वल टू 0, जिससे आप प्राकृत संख्याएं कहें तो ज़्यादा बढ़िया है। जो n है वह प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम अगली बात कहे थे, या फिर जो बोर सर हैं, बोर सर ने अपनी अगली परिकल्पना में कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्तीय गति या फिर जो क्या कहना चाहिए हमें, कक्षा में गति करता है, उन कक्षाओं की एक निश्चित ऊर्जा होती है, या फिर उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा होती है, और यह ऊर्जा ना तो बढ़ती है ना ही घटती है। और इसके बाद उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से कूद कर उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है और 10⁸ सेकेंड तक वहाँ रुकता है। इसके बाद 5वीं परिकल्पना में यह कहा गया कि जो
ऊर्जा जो दी गई है वह क्वांटा के रूप में इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेता है और 10⁻8 सेकेंड पश्चात जब वह रिटर्न आता है अपने निम्न ऊर्जा स्तर में, तो वह उसी ऊर्जा को, जितनी ऊर्जा उसने अवशोषित की है उतनी ही ऊर्जा को क्वांटाइज या फिर उत्सर्जित कर देता है एक स्पेशल रंग के साथ। और वही रंग जो है उस परमाणु का या फिर उस तत्व का स्पेशल रंग कहलाता है, जिसे हम ज्वाला रंग के नाम से जानते हैं। इन्हीं ज्वाला रंगों को हम आगे चलकर अगली जो अध्याय हैं उन पर जानेंगे। उम्मीद मैं करता हूं कि आपने इस परमाणु मॉडल को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब मैं इसी के साथ साथ आपको यह जानकारी दे दूं कि मैं 28 तारीख को एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूं, जो कि इसी थ्योरी का जो क्या कहना चाहिए अपग्रेडेड पार्ट है, या फिर कहना चाहिए इसी थ्योरी को थोड़ा सा अपग्रेडेड ही कहना चाहिए, और इसी थ्योरी को थोड़ा फैल करता हुआ एक पार्ट रहेगा। उसे अपग्रेडेड पार्ट या फिर इसका अपोजिट पार्ट नहीं कह सकते, इसके जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर करता हुआ एक पार्ट रहेगा, जो कि मैं उस पार्ट को या फिर जो वह थ्योरी है वह मैंने ही बनाई है, और उसे मैं LR परमाणु मॉडल के नाम से प्रस्तुत करूंगा। अब हम यहाँ पर जो परमाणु मॉडल है, परमाणु मॉडल बोर सर ने जो दिया है वह अभी तक मान्य है। अब यह परमाणु मॉडल क्यों मान्य है, क्यों इसकी इतनी सफलता है अभी तक, मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं इसकी अपग्रेडेड चीज़ें लाऊंगा, इसका मतलब ये अभी तक मान्य है। अब आप यह चीज़ तो जान चुके होंगे, तो यह अभी तक क्यों मान्य है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, इसका सफलता के कुछ ना कुछ कारण होंगे। उन्हीं कारणों को अब हम चलो जानते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर बताएगा कि बोर का परमाणु मॉडल जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन की गति के लिए एक वृत्तीय मार्ग बताया गया, और जिसमें कि क्या कहते हैं, यहाँ कहा गया कि ऊर्जा ना तो उत्सर्जन यानी ना तो ऊर्जा में वृद्धि होती है ना ही नष्ट होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमाणु एक स्थायी, अब यहाँ पर परमाणु कहीं ना कहीं स्थायी हो चुका है। इसका अर्थ यह हुआ कि बोर सर ने परमाणु के स्थायित्व की अच्छी तरीके से व्याख्या की। उसके बाद बोर के परमाणु मॉडल से हमें त्रिज्या, वेग आदि की गणना करने मिली, जो कि हम जस्ट परमाणु मॉडल के अभी हम पढ़ रहे हैं परमाणु मॉडल की सफलता, फिर उसके बाद इसके दोष पढ़ेंगे, और उसके ठीक बाद हम त्रिज्या, वेग और ऊर्जा के लिए व्यंजक की गणना करेंगे। इसके बाद बोर ने हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए एक जो कहना चाहिए हमें स्पेक्ट्रम, जैसे उन्होंने ऊर्जा दी, हमने तो अभी जो बात की कि ऊर्जा दी उन्होंने, ऊर्जा देने के कारण हमें उस समय तो ऊर्जा दिए तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए, और मैंने अभी जो बताया आपको कि निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय वहाँ किसी स्पेशल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इन्हीं प्रकाश के उत्सर्जन से एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, और उस स्पेक्ट्रम का अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण बोर के परमाणु मॉडल से ही मिला। इसके बाद अगला कि हमने पता किया कि जो परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से ऊर्जा प्राप्त करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जैसे ही वह उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे 10⁸ सेकंड रुकेंगे, उसके बाद रिटर्न आते समय कुछ प्रकाश छोड़कर और निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं। इन्हीं जो रंग है, रंगों को अवशोषित करने के बाद जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, उन्हीं स्पेक्ट्रमों के स्पष्ट व्याख्या की, जो कि स्पेक्ट्रमों के नाम लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड या फिर इसे ही फंड भी कहा जाता है, जो कि आपके जो NCERT की बुक है उसमें फुंड को फंड लिखा गया हिंदी में। तो इन्हीं ये पांचों रेखाओं के बारे में या फिर 5 स्पेक्ट्रम ही रेखाएं हैं ये, तो इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सुस्पष्ट तरीके से जो अपने बोर सर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या की। उसके बाद जो अगले सफलता का कारण बना, यह बना कि जो परमाणु है, परमाणु में आयनन ऊर्जा नाम का एक शब्द होता है, इसका भी एक अच्छे तरीके से व्याख्या जो है बोर के परमाणु मॉडल द्वारा हो सकती है। इस वजह इन सभी कारणों की वजह से वो जो नील्स बोर सर का परमाणु मॉडल है वह
काफी सफल रहा। अब ये सफल तो रहा, लेकिन अब आप खुद जानते हैं कि आदर्श चीजें बनना बहुत ही मुश्किल है, या फिर आदर्श चीजें का मतलब यह है कि हर चीज हर जगह सफल हो जाए, या फिर हर व्यक्ति हर जगह सफल हो जाए, यह हो नहीं सकता। उसी प्रकार जो नील्स बोर सर हैं वह भी कुछ स्थानों पर असफल रहे। वो सबसे पहले असफल कहाँ, अब इन्हीं असफलताओं को जो है बोर परमाणु मॉडल की कमियों के रूप में जाना जाता है, या फिर दोष के रूप में, या फिर कहना चाहिए जो इनकी असफलताएं, इन सभी रूपों में जाना जाता है। तो जो इनकी जो असफलता का सबसे बड़ा या सबसे पहला कारण यह था कि जो आगे चल करके कहा गया कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति ना कर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं। कुछ इस तरीके से गति ना करके, कुछ इस जो बोर का परमाणु मॉडल है उसके अनुसार ये कुछ इस तरीके से वृत्तीय गति में गति करते हैं। जबकि कुछ आगे चल करके कहा गया जो इलेक्ट्रॉन है वह सूर्य के चारों ओर जैसे ग्रह गति करते हैं दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी गति करता है। और साथ में अब मैं आपको यही भी बता दूं, मैं अभी ना बता करके आपको उसी समय बताऊंगा 28 तारीख को, ये बात भी सही है गलत है, लेकिन अभी तो यह माना गया है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन जो जिस कक्षा में गति करते हैं उसका कोणीय संवेग के क्वांटीकरण की व्याख्या नहीं की जा सकी। ये बात तो शायद ये तो स्पष्ट तरीके से की जा सकी थी, ये मैंने अब नोट्स में लिख लिया, इस वजह से पढ़ करके बोल दिया था। जबकि इससे जो ये अभी भी मान्य है, और इसी चीज़ को तो आजकल इसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता कि जो जिन कक्षाओं में गति करते हैं उनका जो कोणीय संवेग है वह L बराबर mv/r यह होता है कोणीय संवेग का जो फिजिक्स में मान निकाला जाता है। और यह इसका मान जो है NH/2π के बराबर माना जाता है। अब इनके मान आप ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो जैसे पहली कक्षा के लिए n बराबर 1 के लिए ज्ञात करेंगे तो ये प्राप्त होगा H/2π। ज्ञात करके बता देते हैं। अब जैसे n बराबर 2 के लिए 2h/2π, अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो h/π आ जाएगा। 3 के लिए 3h/2π। कुछ इस तरीके से प्राप्त होते जाएंगे आपको इनके मान। अब ये बात तो बिल्कुल सही लगी मुझे। तो इसके बाद अगली बात आई कि जो नाभिक को अगर से स्थिर माना जाए, अब ये सबसे बड़ी बात है इस बोर के परमाणु मॉडल के, या फिर अभी तक जितने भी परमाणु मॉडल आए हैं, कि जो नाभिक है, नाभिक स्थिर तभी रह सकता है जबकि उसका द्रव्यमान अनंत हो। मतलब उसका द्रव्यमान आप उसके द्रव्यमान की गणना ही ना कर सकें, इतना ज़्यादा द्रव्यमान हो तभी वह स्थिर रह सकता है। लेकिन आपको जानते हैं आप परमाणु इतना छोटा होता है और उसका तो अनंत तो हो नहीं सकता। इस वजह से परमाणु में जो नाभिक है, नाभिक को भी गतिशील माना गया है। ये सभी जो है जो नवीनतम थ्योरियां हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। और उसके कारण जो कमी निकली वो यह निकली इसी कमी से कि नाभिक को स्थिर जो माना वह गलत है। इसके बाद जो बोर ने के द्वारा जो परमाणु की व्याख्या की गई, वो वही परमाणु की अच्छे तरीके से व्याख्या की गई जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु है उनकी व्याख्या अच्छे तरीके से नहीं की जा सकी। उसके बाद जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में जो बताया वह भी उतना जो उम्मीद थी, उम्मीद जितने अच्छे तरीके से व्याख्या नहीं की जा सकी। और जीमन और स्टार्क प्रभाव का भी उतने अच्छे तरीके से कोई व्याख्या नहीं की जा सकी। यहाँ पर हम जीमन प्रभाव बताएं, जीमन प्रभाव का अर्थ यह है कि जो भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी कण का चुंबकीय क्षेत्र में जो बटना, दो भागों में बटना, यह जीमन प्रभाव कहलाता है। जबकि विद्युत क्षेत्र में बटना स्टार्क प्रभाव कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में बटना जीमन प्रभाव, जबकि विद्युत क्षेत्र में बटना जो है वो कहलाता है स्टार्क प्रभाव। अब मैं आपको दोष या फिर कमियां फिर से दोबारा से आपको बता दूं कि जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की गति वृत्तीय गति ना होकर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन माना गया है नवीनतम थ्योरियों में। इसका अर्थ यह हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की गति का भी सही से व्याख्या नहीं कर पाए कौन,
बोर सर। उसके बाद अगली बात आई कि जो बोर का परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक एक स्थिर कण है या फिर नाभिक अपने आप में स्थिर है, लेकिन जो नई थ्योरी कहती है कि यह तभी संभव है जबकि नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो। उसके बाद तीसरी थ्योरी यह कहती है कि जो बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन वाले, यानी कि जो अपने क्या कहना चाहिए हमें, हाँ, स्पेक्ट्रमी रेखाएं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में उतने अच्छे तरीके से जानकारी नहीं दे पाए। उसके बाद जो अपने बोर सर हैं, बोर सर ने जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम की न तीव्रता की जानकारी, न उसकी जो तीव्रता का स्पष्टीकरण, और साथ ही साथ उनकी स्थायित्व, स्पेक्ट्रम के स्थायित्व का भी जो स्पष्टीकरण है वह भी नहीं दे पाए। और इसके बाद अगली जो उनकी कमी थी कि यह उन्हीं परमाणुओं पर लागू होता है, उनका परमाणु मॉडल जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और जो सबसे आखिरी और सबसे अंतिम जो कमी निकली वह यह निकली कि जो जीमन और स्टार्क प्रभाव का भी व्याख्या नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अब आप उम्मीद करता हूँ कि आपने बोर का परमाणु मॉडल, उसके सफलता के कारण और असफलता के कारण, ये तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से जान ली होगी। चलिए दोस्तों, हम अब अगले जो बोर के परमाणु मॉडल से ही संबंधित आज हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। अर्थात हम जो इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा बोर के परमाणु मॉडल में, इलेक्ट्रॉन घूमेगा वह उसकी जो त्रिज्या होगी उसका गणना हम आज कर लेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक कण मानेंगे। अब आप कोई उस कण का वह कण आपने जब मैं वीडियो शूट करता हूँ उस समय आपको इसके जैसे ही मैं यहाँ पे डस्टर के द्वारा इसके बोर्ड को साफ करता हूँ और उस समय कुछ कण उड़ते हुए दिखाई देते होंगे, उससे भी छोटे छोटे कण होते हैं, उनका अध्ययन इन सभी वैज्ञानिकों ने किया है। तो आपको समझ सकते हैं कि कितना दिमाग लगा होगा उन्हें, उनको तो देखना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अब उतने से छोटे कणों की भी अब यहाँ पे हम त्रिज्या निकाल रहे हैं। अब आप तो इतने बड़े गोले की, ये गोल अच्छे से नहीं बना लेकिन आप गोल मान सकते हैं, इतने बड़े गोले की त्रिज्या आप निकालेंगे तो आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत जाएगी। लेकिन उन्होंने इस जो बिंदु आपको दिखा, बिंदु, ये बिंदु दिखा आपको, इस बिंदु से भी छोटे कणों के उन्होंने त्रिज्या इससे, ये जो बिंदु दिख रहा है आपको, इससे 10,000 गुना छोटे कणों की उन्होंने त्रिज्या निकाल करके यहाँ पर गणना की हुई है। तो इस हेतु उन्होंने क्या किया, सबसे पहले माना कि जो परमाणु है, परमाणु का द्रव्यमान उन्होंने m माना, स्मॉल m, द्रव्यमान को स्मॉल m, तथा जो त्रिज्या ज्ञात करनी है वो त्रिज्या को उन्होंने r माना। और जिस कक्षा में वह घूम रहा है तो उस कक्षा को nवीं कक्षा का नाम दिया। कौन सी कक्षा, तो nवीं कक्षा। ये सभी चीज़ें उन्होंने मानकर अपना परमाणु मॉडल में त्रिज्या की गणना स्टार्ट की। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो परमाणु तभी स्थायी होगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति तभी स्थायी होगी जबकि उस पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर होंगे। तो जो अभिकेंद्रीय बल होगा वह प्रॉपर अभिकेंद्रीय बल द्वारा ही मिलेगा, जो कि हम जानते हैं कि एफ, अर्थात यहाँ पर कहना चाहिए हमें कि एफ सी बराबर एफ ई। अब यहाँ पर एफ सी और एफ ई क्या है, तो यहाँ पर एफ सी जो है उनका जो अभिकेंद्रीय बल है वह अभिकेंद्रीय बल एफ सी तथा अपकेंद्रीय बल एफ ई है। जहाँ अभिकेंद्रीय बल जो किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है वही है, जबकि जो अपकेंद्रज बल है वह इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त बल है, जिसे हम कूलॉम के नियम, इस बल को हम कूलॉम के नियम द्वारा प्राप्त करेंगे। अब जो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के लिए अब अभिकेंद्रीय बल mv²/r होता है, जबकि अपकेंद्र यहाँ पर जो विद्युत आकर्षण बल, जिसे आप कक्षा 12 के विज्ञान के पहले ही चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उस चैप्टर में जो विद्युत आकर्षण बल है वह यह होता है kq1/q2
अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर के बराबर हो जाएगा 1/4πε0। क्या हो जाएगा? 1/4πε0। जबकि Q1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश हैं, Q1 और Q2 दो आवेश हैं, और R उसकी उन दोनों के मध्य जो दूरी है, दोनों आवेशों के मध्य दूरी होती है। तो यहाँ Q1 सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, जो कि होगा ZE, जहाँ Z किसी कक्षा का जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है Z, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है Z, जबकि E उसका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। वैसे तो ऋणावेश होता है, लेकिन हमें यहाँ पर आवेश का परिमाण लेना पड़ता है, और कभी भी परिमाण का अर्थ होता है मॉड। जैसे कि मॉड का अर्थ क्या होगा कि जैसे आप कोई संख्या मान ली आपने 4 -4, तो -4 का परिमाण या फिर मॉड क्या होगा, तो मॉड निकालने के लिए सबसे पहले दो डंडे ऐसे खींच देते हैं और वह उसके धनात्मक मान को दर्शा देता है। मॉड कभी भी किसी भी संख्या के धनात्मक मान को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमारे को इलेक्ट्रॉन का आवेश, धनात्मक का आवेश प्राप्त हो गया। और जो दूसरा आवेश Q2 है, Q2 वह नाभिक का आवेश होगा, जो कि होता है E, केवल E। तो यहाँ पर हमें ये इतनी चीजें मिल गई, तो इसे हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। तब समीकरण 1 से अब यहाँ पर समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए कि समीकरण 1 क्या है। mv क्या था आपका समीकरण 1? mv² बाई आर के का मान यहाँ पर क्या निकल चुका है, आपने क्या मान चुके हैं? 4πε0। Q1 का मान ले चुके हैं आप ZE, जबकि दूसरा जो Q2 है, Q2 का निकाल चुके हैं E, और आर स्क्वायर, यहाँ एक R से ये R कैंसिल हो जाएगा। अब जब आपने इसे कैंसिल कर चुके हैं, तो यहाँ पर सब आपको प्राप्त होगा mv² बराबर 1/4πε0 ZE² बाई आर। अब यहाँ पर आपको इतना तो प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट आप आर का मान ना निकाल करके, आपको एक चीज़ और ध्यान आ रही होगी कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन तभी घूमेगा जबकि उसके कोणीय संवेग का मान, अर्थात L बराबर mv² का mvr का मान NH/2π के पूर्ण गुणज होगा। अब यहाँ पर जो इसके पूर्ण गुणज होगा, तो यहाँ पर से आप सबसे पहले आप यहाँ पर v का मान याद कर लीजिए। इसे आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपने L बराबर mvr बराबर NH/2π याद किया है, वहां से आप v का मान याद कर लीजिए, जो कि होगा NH/2πmr। क्या होगा? NH/2πmr। अब यहीं से आप एक और चीज़ याद करेंगे, यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पूरे का स्क्वायर होगा, और जैसे ही पूरे का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? n² h², और ये 4 बन जाएगा। जगह कम होने की वजह से मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ आपके लिए, और यहाँ पर m², ये r²। यहाँ तक आपने याद कर लिया, अर्थात यहाँ पर आपने v² का मान याद करिए। इस v² के मान को यहाँ पर पुट कर दीजिए समीकरण नंबर 2 में। यहाँ पुट करेंगे, जैसे ही आप पुट करेंगे तो क्या होगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ध्यान रख लीजिए कि साथ ही साथ मैं आपको यह बताते हुए चलूँ कि यह 11वीं 12वीं में थ्योरेटिकल तो पूरा लिखने के लिए तो ज़रूरी होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ एग्जाम जैसे कि JEE, इसका नाम तो आप डेली सुनते ही होंगे,
या 12वीं के पास आउट होने के लिए JEE नीट, JEE नीट यहाँ तो बहुत जरूरी होता ही है ये जो फार्मूले। इसके बाद ऊर्जा के लिए त्रिज्या, ऊर्जा और साथ ही साथ वेग का फार्मूला, ये सभी तो यहाँ पर तो जरूरी होते ही होते हैं। लेकिन जैम एक एग्ज़ाम होता है जहाँ केमिस्ट्री स्पेशल एक जैम होता है, या फिर हो जाए गेट, नेट, इन सभी एग्ज़ामों में भी इन तीनों फार्मूलों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये उनके फेवरेट में से एक फेवरेट टॉपिक होता है। बोर का परमाणु मॉडल काफ़ी उनको पसंद आता है और इनसे काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पूछते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बता चुका था कि V² का मान हमें इस फार्मूले पर रखना होगा, जहाँ पर m जो V² है, V² की जगह n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m² r²। सॉरी, यहाँ पर हम r रख ही दें तो जो हमने काटा था वो काटे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अब आप आगे चल करके यहीं पर देखेंगे क्यों नहीं काट रहे हैं हम। तो उसके बाद इसका जो बराबर में या फिर इक्वल में जो मान था, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², यही था। तो यहाँ पर आप कैंसिल आउट करते चलिए। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो r से r कैंसिल, r² से r² कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पर कोई कैंसिल आउट होने वाला एक मात्र m से एक m कैंसिल। तो यहाँ पर अब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, n² h² r पाई m इक्वल ZE² बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप r का मान ज्ञात कर लेंगे, तो जो कि यहाँ से r का त्रिज्या गुणा हो जाएगा यहाँ पर और जो ये पूरा का पूरा यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा। तो क्या होगा, जैसे ये पलटेगा तो क्या बनेगा, r बराबर n² h² अपॉन पाई m ZE², और जो एप्सिलॉन नॉट है वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चलूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूँ, मेरे पास यहाँ पूरा लिखा हुआ नहीं है, तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको पूरा लिखा हुआ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसके टेलीग्राम ग्रुप में मैं नोट्स की फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, और वह नोट्स को आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, दोबारा से मैं आपको यह समझा दूं कि जो परमाणु त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन की गति स्थायी कब होगी, जबकि उनके अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बराबर होंगे। तो जहाँ पर अभिकेंद्रीय बल किसी भी वस्तु या फिर किसी भी कण के वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल होता है वही यहाँ पर यूज होगा, जो कि होता है mv² बराबर r। और जो अपकेंद्रज बल है, अपकेंद्रज बल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होगा, जो कि आकर्षण बल नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के मध्य लगेगा। तो इन आकर्षण बलों के द्वारा हम दोनों को इक्वल कर लेंगे, जिससे कि mv² बाई r, mv² बटे r बराबर हो जाएगा Q1 बाई Q2 r² बटे r² के, जहाँ k का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k का मान ये हो जाएगा, Q1 का मान हो जाएगा ZE, जो कि होता है किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
और जो Q2 हो जाएगा वह E हो जाएगा, जो कि होता है नाभिक पर आवेश। फिर उसके बाद यहाँ से हम कर लेंगे कि mv² बटे r बराबर के 1/4πε0 ZE बटे में r²। तो यहीं से हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे कि लिख देंगे इसी को आगे कि 1mv² बटे r बराबर के 1/4πε0, जहाँ आपको यहाँ बताते हुए चलूँ कि ε0 किसी विद्युत क्षेत्र के एप्सिलॉन सिर्फ अगर से इसे अगर से मान लो एप्सिलॉन लिखें तो किसी भी विद्युत क्षेत्र की परावैद्युतांक कहलाता है, जबकि अगर से इसे ε0 लिखें तो वह निर्वात में विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक कहलाता है। तो 1/4πε0, तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे थे कि mv² बटे r बराबर 1/4πε0 के 1/4πε0 ZE² बटे r² हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जैसे कि जानते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल से कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति तभी संभव है जबकि उस कक्षा का कोणीय संवेग का मान कोणीय यानी NH/2π के पूर्ण होगा। इसका अर्थ यह होगा कि mvr बराबर NH/2π। तो यहाँ से हम v का मान ज्ञात करेंगे, जो कि होगा NH/2πmr। तो यहाँ से साथ ही साथ ज्ञात हो जाएगा, यहाँ से v² का मान ज्ञात कर लेंगे, जो कि हो जाएगा n² बटे 4π² m²r²। इस v² का मान हम जो समीकरण mv² बटे r बराबर 1/4πε0 ZE² बटे r² प्राप्त किया है, इसमें रखेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, जो कि है m बटे r n² बटे 4π² m² बराबर ZE² 4π ε0 r²। तो यहाँ से हम r² को कैंसिल कर लेंगे, एक पाई से यहाँ का एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ई से ई नहीं 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस m से ये वाला एक m चले जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमें जो बची हुई क्वांटिटी मिलेगी वो ये मिलेगी, क्या मिलेगी, n² बराबर r n² बटे r पाई m, ये इतना प्राप्त होगा, जो कि बराबर होगा ZE² अपॉन ε0 के। यहाँ से हम जो इस r की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, जो कि होगी r बराबर n² एप्सिलॉन बटे पाई m ZE², हमें यह प्राप्त हो जाएगी। इतना हमें ज्ञात होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हुआ चलूं, बोर्ड छोटा होने के कारण काफ़ी दिक्कत इसके जैसे जितने भी डेरिवेशंस आएंगे तो डेरिवेशंस में हमें दिक्कत तो होगी ही, स्पष्ट बात है। तो जैसे कि हमने ज्ञात किया हुआ है कि r बराबर n² h² ε0 बटे पाई m ZE²। तो यहाँ से अब आपको मैं बता दूं कि जो h² में h अपने आप में प्लैंक कांस्टेंट है, तो h² भी कांस्टेंट हो जाएगा। ε0 परावैद्युतांक मतलब कि कहीं ना कहीं अंक शब्द आ रहा है, मतलब वह भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। पाई तो आपको जानते हैं जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14, तो वह भी कांस्टेंट हो जाएगा। m कांस्टेंट हो जाएगा, E² भी कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ बता दूं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 होता है, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 होता है। या फिर यहाँ पर कहा जाए तो Z भी अपने आप में एक कांस्टेंट हो जाएगा। या फिर आप कांस्टेंट ना भी लें उसे तो भी चल जाएगा काम। तो यहाँ पर भी इतनी चीज़ें आपके लिए कांस्टेंट हो जाएंगी। वैसे वर्तमान में तो आप ले सकते हैं इसे कांस्टेंट के रूप में। जैसे ही ये कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर हमें एक चीज़ प्राप्त होगी, R समानुपाती n²। अभी अब आपको थोड़ी देर रुकिए, इस चिन्ह की पूरी थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। तो इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि R को यहाँ पर अब यहाँ पर R n लिखी है,
तो हमें इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि किसी परमाणु में किसी कक्षा में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या उस कक्षा अर्थात n के वर्ग के समानुपाती होती है या फिर अनुक्रमानुपाती होती है। इसका अर्थ, अनुक्रमानुपाती का अर्थ यह होगा कि जैसे जैसे जो कक्षा का मान बढ़ेगा तो उसके वर्ग के, जैसे कि मान लो यह 1 है तो इसके भी 1 गुना ही बढ़ेगा ये। लेकिन जैसे ही 2 आएगा तो 2 का वर्ग आप जानते हैं कि 4 होता है, तो त्रिज्या का मान 4 गुना बढ़ जाएगा। इस तरीके से वर्ग वर्ग के उसमें आगे यानी बढ़ता ही चला जाएगा। अब साथ ही साथ अब यहाँ पे आपको ये भी बताता हुआ चलूँ कि जो इसका अर्थ यहाँ पर ये तो निकाल लिया आपने, Rn समानुपाती n²। अब ये तो निकाला है अपन ने, तो इसका मान जो है याद रखना, जो कांस्टेंट निकाला हुआ है आपने तो उसका मान 0.059 एंगस्ट्रॉम होता है। मैं 10 की खातिर 10 लिख नहीं मारा था, लेकिन मैंने बोला एक बार एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है हमने तो एंगस्ट्रॉम होता है। तो अब यहीं से इसी से आप एक चीज निकालेंगे जो कि है Rn बराबर 0.059 गुणा n²। लेकिन मैंने जो जेड, अब जैसे जैसे आप हाइड्रोजन से आगे बढ़ेंगे तो जेड का मान भी बढ़ता जाएगा, इस वजह से जेड जेड का मान अस्थिर होकर के बदलता रहेगा। तो इस प्रकार हमें बोर के द्वारा परमाणु मॉडल द्वारा त्रिज्या की गणना हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको सबसे पहले रदरफोर्ड सर के परमाणु मॉडल के दोष बताए। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि बोर के परमाणु मॉडल क्यों सफल हुआ, और फिर उसके बाद उसकी असफलता के कारण पता किया, और उसके बाद लास्ट में बोर परमाणु के त्रिज्या की गणना की। बोर परमाणु की त्रिज्या की गणना के पश्चात हम यहाँ पर वीडियो का समापन करते हैं। और मैंने आप जैसे कि एक चीज़ मैं बता दूं कि साथ ही साथ बता दूं कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जहां पर जाकर के आप अपने लिए नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर से आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं मेरे व्हाट्सएप में टेलीग्राम पर्सनल टेलीग्राम के भी लिंक सेंड कर दूँगा या फिर शेयर कर दूँगा। और साथ ही साथ मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप के पेज की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और व्हाट्सअप की भी लिंक दे दूंगा। या फिर व्हाट्सअप के लिंक से अगर से ओपन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मेरा नंबर लिख लीजिए जिसके सहारे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7869349206। तो दोस्तों धन्यवाद आपका मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए। और साथ ही साथ आप यह ना भूलें कि 28 तारीख विज्ञान दिवस, 28 फरवरी डेट आप नोट कर लीजिए। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे फॉर इंडिया। इस दिन एक स्पेशल वीडियो आने वाली है। साइंस थ्योरी, जो परमाणु मॉडल है बोर का, उसके अपग्रेडेड या फिर क्या कहना चाहिए, उनके परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक थ्योरी देने वाला हूं, एक परमाणु। तो उस थ्योरी को मैंने LR परमाणु सिद्धांत का नाम दिया हुआ है, तो उसे देखना ना भूलें। तो दोस्तों वॉचिंग फॉर टिल एंड थैंक यू।